स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जापान का आधुनिकीकरण। एक पार्ट इसका पहले कर चुके हैं, पहले उसका अध्ययन करें। जापान में सम्राट ही शासन का सर्वेसर्वा था, लेकिन 1192 में प्रधान सामंत अथवा प्रधानमंत्री शासन का सर्वेसर्वा बन गया। इसे शोगुन कहा गया है। इसके बाद 1868 ईस्वी में पुनः सत्ता सम्राट के हाथों में आ गई। सम्राट शासन का सर्वेसर्वा बन गया। सामंतों ने सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में सौंप दी। इस प्रकार 1192 से 1868 ईस्वी तक शोगुन प्रणाली प्रचलित रही। शासन का प्रधानमंत्री रहा। 1868 में मेईजी अथवा सम्राट ने पुनः सत्ता प्राप्त की। सभी सामंतों ने अपनी सत्ता, अपनी जागीर सम्राट के हाथों में सौंप दी। सम्राट ने मेईजी की उपाधि धारण की। मेईजी का अर्थ है प्रबुद्ध शासन, और इसने अनेक सुधार किए, जिस कारण जापान का आधुनिकीकरण हुआ। सैनिक सुधारों का अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जापान की नई सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। 1871 में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसने जापान में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। एक कानून बनाकर यह व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, कोई भी अशिक्षित न रहे। जापान में तेजी से पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया गया। बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 1872 में जापान में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। प्रत्येक बालक व बालिका के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि कम से कम 4 साल तक शिक्षा ग्रहण करे। बाद में इसे 6 साल कर दिया गया। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जापान में अमेरिकी शिक्षा पद्धति को आदर्श मानकर जापान की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके अपनाया गया। 1872 में जापान में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा रोजगार धंधों के लिए तैयार करना था। रोजगार प्रशिक्षण पद्धति में जर्मन पद्धति को अपनाया गया। उच्च शिक्षा प्रणाली में फ्रांसीसी शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। सारे जापान को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में बांटा गया। इनमें केओ विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था। 1871 में होसी, 1877 में टोक्यो, 1880 में सेंसू, 1882 में वासेडा, 1880 में टोक्यो संगीत विद्यालय की स्थापना की गई। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य किया गया। 1913 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 32 स्कूल क्षेत्रों में बांटा गया, और प्रत्येक सेकेंडरी स्कूल को 210 प्राइमरी स्कूल जिले अथवा क्षेत्रों में बांटा गया। जापानी अध्यापकों की शिक्षा के लिए 1872 में टोक्यो में एक सिखलाई स्कूल खोला गया, जिसमें अमेरिकी शिक्षक नियुक्त किए गए। 1869 ईस्वी में ही जापानी अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित किया गया। नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना, देश व सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति की भावना उत्पन्न करना, जापान में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना था। इस प्रकार नई शिक्षा नीति से जापान की जनता साक्षर हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक और यांत्रिक शिक्षा में जापान ने पश्चिमी देशों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। जापान के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए यातायात तथा संचार के साधनों का विकास जरूरी था। जहाजरानी का विकास शोगुन काल में ही शुरू हो चुका था। 1857 में भाप से चलने वाले जहाज को उतारा गया। मेईजी के समय जहाज निर्माण को सरकार की ओर से वरीयता दी गई। जहाज निर्माण करने वाली कंपनियों को आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही बंदरगाहों को भी विकसित किया गया। 1872 ईस्वी में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। टोक्यो से याकोहामा के बीच प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। 1894 ईस्वी तक 2118 मील लंबी रेल लाइनों का निर्माण किया जा चुका था। 1903 ईस्वी तक 4500 मील लंबी रेल लाइनों का निर्माण किया गया। 1906 ईस्वी में रेलवे राष्ट्रीयकरण विधेयक पास हुआ। 1877 में जापान में आधुनिक डाक व्यवस्था प्रचलित की गई। जापान अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का भी सदस्य बना। सड़कों का पुनः निर्माण किया गया। नहरें खुदवाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास। जापान ने यह अनुभव कर लिया था कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना किए बिना यह पश्चिमी देशों का मुकाबला नहीं कर सकता। मेईजी के काल में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना के प्रयास किए गए। विदेशों से आधुनिक मशीनों का आयात किया गया। आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जापान में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। सर्वप्रथम 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। 1873 में खान विभाग खोला गया।
लोहा, कोयला, कपड़ा, गोला बारूद, सीमेंट, सीसा और कागज आदि उद्योग स्थापित किए गए। 1890 ईस्वी के बाद जापान का औद्योगिकरण और तेजी से होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली। सुनियोजित आर्थिक विकास में बैंक प्रणाली का अत्यधिक महत्व होता है। 1867 और 68 ईस्वी से पूर्व विदेशियों द्वारा जापान का शोषण किए जाने के कारण काफ़ी मात्रा में जापानी सोना विदेशों को जाने लगा था। जापान की नई सरकार ने आर्थिक संकट दूर करने के लिए सिक्कों में सुधार करने की आवश्यकता अनुभव की। 1872 में अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रीय बैंकिंग एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक को अपरिवर्तनीय नोट जारी करने का अधिकार दिया गया। सरकार के इस कदम से विदेशों में सोना जाना बंद हो गया। 1879 ईस्वी तक 151 राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में सरकारी एजेंसी के रूप में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। 1896 ईस्वी तक सभी राष्ट्रीय बैंकों को प्राइवेट बैंकों में तब्दील कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जापान की बैंक प्रणाली अधिक कुशलता से काम करने लगी। व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज तथा व्यापार मंत्रालय की स्थापना की गई। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं के विकास से जापान में औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास को बल मिला। नेक्स्ट है कृषि संबंधी सुधार। जापान की नई सरकार ने किसानों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1872 में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। भूमि की बिक्री संबंधी पाबंदी भी हटा दी गई। किसानों को 25 से 30% लगान नकद के रूप में सरकार को देना पड़ता था। कृषि पुराने तरीक़ों से होने के कारण उपज में वृद्धि नहीं हो सकी। किसानों की स्थिति खराब हो गई, महाजनों से कर्ज लेना पड़ा। किसान शहरों में आकर मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है नया संविधान। 1889 ईस्वी में जापान के संविधान का कार्य पूरा किया गया। इसी वर्ष इसे लागू कर दिया गया। इस संविधान के अनुसार सम्राट को शासन का प्रधान बनाया गया। यह जापान की सेनाओं का प्रधान सेनापति था। सम्राट ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था, जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। देश के समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी का अधिकार सम्राट को ही था। सम्राट को युद्ध तथा संधि की घोषणा करने, डायत अथवा सभा को आयोजित तथा भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। सम्राट को परामर्श तथा प्रशासन में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्रिमंडल होता था, जिसे सम्राट जेनेरो अथवा वरिष्ठ राजनेता की सलाह पर नियुक्त करता था। मंत्रिमंडल सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। मंत्रियों का चयन तथा राष्ट्र की नीति निर्धारण में सम्राट को मंत्रणा देने के लिए देश के वरिष्ठ राजनेताओं की एक परिषद होती थी, जिसका नाम जेनेरो था। नए जापान के निर्माता जेनेरो ही थे। देश में कानून बनाने के लिए संसद की व्यवस्था की गई। इसमें 2 सदन थे। ऊपरी सदन, इसमें उच्च व कुलीन वर्ग के लोग सदस्य थे। दूसरा प्रतिनिधि सभा, इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को सम्राट रद्द कर सकता था। संसद की आज्ञा द्वारा ही नए टैक्स लगाए जा सकते थे। नए संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। जनता को भाषण, लेखन, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, समान अवसर व संपत्ति का अधिकार दिया गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जापान में सम्राट के अधीन राजतंत्रीय संवैधानिक प्रणाली की स्थापना की गई। जापान एशिया में प्रथम देश था जिसने पश्चिमी देशों की भांति लिखित संविधान का निर्माण किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे जापान का आधुनिकीकरण, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।